नमस्कार साथियों। हम जानते हैं कि हमारी परीक्षा की तैयारी में पूछे गए प्रश्नों की बड़ी भूमिका होती है। वे प्रश्न अगर अच्छे से याद हैं तो हमारे रैंक बढ़ोतरी में बहुत ही सहायक होते हैं। जब तक हम प्रश्नों की श्रृंखला अभ्यास में नहीं लाते, उनकी प्रैक्टिस नहीं करते, तब तक हमारी तैयारी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। हम हिंदी वर्सिटी चैनल के माध्यम से अपने विद्यार्थियों के लिए प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कराना चाहते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर एक नया चैप्टर हमने बनाया, जिसमें प्रश्नों की पुनरावृत्ति, प्रश्नों की प्रैक्टिस, प्रश्नों का अभ्यास आपके द्वारा किया जा सके। इस श्रृंखला में, जिसका नाम है आज के प्रश्न, इस श्रृंखला में हम उन प्रश्नों को लेकर आएंगे जो परीक्षा में समसंभावित हैं। यूजीसी, पीजीटी, अनेक हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं में समसंभावित प्रश्न हैं और जो पूछे भी गए हैं। उन प्रश्नों की प्रैक्टिस करने के बाद अगर यह प्रश्न दोबारा पूछे जा रहे हैं या इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो वह प्रश्न हमारे गलत नहीं होंगे। इस श्रृंखला में प्रश्नों के साथ साथ हम प्रश्नों के उत्तर और उस प्रश्न की व्याख्या पर भी प्रकाश डालेंगे। प्रश्नों की व्याख्या विधिवत और थ्योरी परक होगी, सैद्धांतिक तरीके से की जाएगी, ताकि उसकी व्याख्या आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाए और अगर वह प्रश्न या उससे संबंधित प्रश्न दोबारा किए जा रहे हैं तो वे प्रश्न आपके लिए आसान हो जाएं और उन प्रश्नों के माध्यम से आप परीक्षा में अच्छे रैंक बना पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज से हमारी यह नई श्रृंखला, जिसका नाम है आज के प्रश्न। आज के प्रश्न के अंतर्गत हमने आज का पहला प्रश्न लिया है, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ? विकल्प है गुजराती, पंजाबी, मराठी, सिंधी। हम जानते हैं कि शौरसेनी अपभ्रंश से 3 भाषाएं निकली हैं, पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी। तो सही उत्तर होगा ए, गुजराती। अब इसकी व्याख्या देखेंगे कि शौरसेनी अपभ्रंश से गुजराती भाषा का विकास हुआ। अपभ्रंश से उत्पन्न भाषा निम्नवत हैं। अपभ्रंश में पहला शौरसेनी अपभ्रंश, जिससे 3 भाषाएं निकली हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। दूसरा है अर्धमागधी अपभ्रंश, जिससे पूर्वी हिंदी निकली है। और तीसरा है मागधी अपभ्रंश, जिससे बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया इत्यादि उपभाषाएं निकली हैं। चौथा है पैशाची अपभ्रंश, जिससे लहंदा और पंजाबी निकली है। पांचवा है ब्राचड़ अपभ्रंश, जिससे सिंधी निकली है। छठा है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, जिससे मराठी भाषा निकली है। और सातवां है खस अपभ्रंश, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों की भाषा, पहाड़ी, कुमायूनी, गढ़वाली इत्यादि हिंदी की उपभाषाएं निकली हैं। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, अभ्यंतर प्रश्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं। विकल्प है पहला 3, दूसरा 4, तीसरा 2, चौथा 5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर बी, 4। अभ्यंतर प्रश्न के अनुसार वर्णों के 4 भेद हैं। प्रश्न के आधार पर वर्णों को 2 वर्गों में रखा गया है। नंबर 1 अभ्यंतर, नंबर 2 बाह्य। अभ्यंतर के 4 भेद हैं। नंबर 1 स्पृष्ट, शतपृष्ठ, विवृत, संवृत। विवृत का मतलब फूला होता है, संवृत मतलब ढका होता है। बाह्य प्रश्न के 11 भेद होते हैं। नंबर 1 विवार, नंबर 2 संवार, नंबर 3 श्वास, नंबर 4 नाद, नंबर 5 अघोष, नंबर 6 घोष, नंबर 7 अल्पप्राण, नंबर 8 महाप्राण, नंबर 9 उदात्त, नंबर 10 अनुदात्त, नंबर 11 स्वरित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। काव्य पंक्ति है, सजन मधुर निजत्व दे मिल अभिमानिनी में। दूसरा है, प्रिय के हाथ लगाए जागी ऐसी मैं सो गई अभागी। तीसरा है, तू अब तक सोई है आली आँखों में भरे विहागरी।
चौथा है कौन तुम रूपसी कौन, व्योम से उत्तर रही चुपचाप। इन चारों प्रश्नों के रचयिता जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, श्रीकांत त्रिपाठी निराला और महादेव वर्मा। अब इनसे सुमेलित करना है, तो उत्तर होगा बी। पहली पंक्ति सजन मधुर महादेव वर्मा की है, दूसरा प्रिय के हाथ श्रीकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा है तू अब तक जयशंकर प्रसाद, और कौन तुम यह पंक्ति सुमित्रानंदन पंत की है। अर्थात ए बी सी डी ये जो पंक्तियां हैं इनका सही उत्तर बी है, अर्थात पहले का 4, दूसरे का 3, तीसरे का 1 और चौथे का 2। अब इसके बाद चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। बहुत ही चर्चित पंक्तियां हैं, आप अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। सबने भी अलग अलग संगीत सुना। तीसरी पंक्ति है नयन में जिसके जलद वह तृषित चातक हूँ। चौथा है आशा निपात से शायित उन्नत शत शत वीर। इन पंक्तियों के रचनाकारों का नाम इसके आगे दिए गए हैं। अब देखते हैं इन पंक्तियों के सही रचयिता कौन कौन हैं। तो इस कूट में दिए गए जो उत्तर हैं उस उत्तर में इस प्रश्न का सटीक उत्तर होगा उत्तर सी। अब अभिव्यक्ति के खतरे उठाने ही होंगे। मुक्तिबोध की है, सबने संगीत सुना अज्ञे की है, नयन में चातक हूँ महादेव वर्मा की है, और अशन्य शत शतवीर श्रीकांत त्रिपाठी निराला की है। इस प्रकार से हम देखते हैं तो इस चौथे प्रश्न का उत्तर होगा ए का अब अभिव्यक्ति के खतरे, ए का 4, सबने भी अलग अलग संगीत सुना, बी का 1, नयन में जिसके जलद व तृषित चातक हूँ इसके होंगे महादेव वर्मा, और अशनिपात से शायित उन्नत शतवीर यह है पंक्ति निराला की। तो इस तरीके से परीक्षा में पूछी गई महत्वपूर्ण पंक्तियों को सुमेलित करते हुए हम सही उत्तर देंगे, और इस तरह से चौथे का सही उत्तर है सी। अब आते हैं 5वें नंबर पे। 5वें नंबर का प्रश्न है, यह भी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, काव्य पंक्तियां हैं जिनको सुमेलित करना है। पहली पंक्ति है जो घनीभूत पीड़ा थी। दूसरी पंक्ति है हेर प्यारे को सेज पास नम्र मुख हंसी खिली, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्वनी बह जाए, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। इन 4 पंक्तियों में 5 रचयिताओं को दिया गया है, जिसमें सही उत्तर होगा 5वें प्रश्न का जो कूट दिया है उसमें 5वें का सही कूट होगा सी। जो घनीभूत पीड़ा थी पंक्ति के रचनाकार जयशंकर प्रसाद, नम्रमुख हंसी खिली श्रीकांत त्रिपाठी निराला, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्वनी बह जाए अज्ञे, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ भवानी प्रसाद मिश्र। ये पंक्तियाँ बहुत ही चर्चित हैं और कई बार कई परीक्षाओं में पूछी गई हैं, इसलिए इन पंक्तियों को ज़रूर ध्यान रखें। और अगर आता है सुमेलित करने को तो सही रचयिताओं के साथ, सही कवियों के साथ इन पंक्तियों को सुमेलित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है जन्म काल के आधार पर, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है। श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही, रामदास त्रिपाठी। इन चारों रचनाकारों को उनके जन्म काल के अनुसार हमें सुमेलित करना है। तो आइए देखते हैं इस छठे प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो सही उत्तर है ए, अर्थात श्रीधर पाठक 1859 ईस्वी में, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 1865 ईस्वी में, गया प्रसाद शुक्ल सनी 1883 ईस्वी में, और रामदास त्रिपाठी 1889 ईस्वी में। अर्थात इस छठे प्रश्न का पहला विकल्प सही है, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल सनी और रामदास त्रिपाठी। आगे बढ़ते हैं 7वें सवाल पर। 7वां सवाल है प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। 4 रचनाएं हैं, उर्वशी, कनुप्रिया, कामायनी, यशोधरा। अब इनका प्रकाशन काल देख करके इनको सुमेलित करेंगे। तो 7वें प्रश्न के रचनाओं का प्रकाशन काल है यशोधरा का 1932 ईस्वी, कामायनी का 1935, कनुप्रिया 1959 और उर्वशी 1961। यशोधरा 1932 में मैथिली शरण गुप्त की रचना है, कामायनी 1935 की रचना है जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं, कनुप्रिया 1959 ईस्वी की रचना है जिसके रचनाकार धर्मवीर भारती हैं,
और उर्वशी 1961 की रचना है, जिसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस तरीके से हमने देखा कि 7वें प्रश्न का सही जवाब होगा बी, अर्थात यशोधरा, कामायनी, कनुप्रिया और उर्वशी। अब आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। कहानियां हैं परिंदे, राजा निर्बंसिया, उसने कहा था, एक टोकरी भर मिट्टी। इन कहानियों का प्रकाशन वर्ष देखा जाए तो हम पाएंगे कि कहानी एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी की है, माधवराव सप्रे की, और उसने कहा था 1915 ईस्वी की है। कालजयी कहानी है चंद्र शर्मा गुलेरी की। राजा निर्बंसिया 1957 ईस्वी की है, कमलेश्वर की कहानी है। और परिंदे 1960 ईस्वी में रची गई निर्मल वर्मा की कहानी है। तो प्रकाशन काल के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, और डी है एक टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था, राजा निर्बंसिया और परिंदे। अब आते हैं हम लोग 9वें सवाल पर। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासकारों का सही अनुक्रम क्या है। जिसमें 4 उपन्यासकार हैं, यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञे और आंगे राघव। अब इनका जन्म काल देखेंगे और जन्म काल के अनुसार इनका सही अनुक्रम लगाएंगे। तो व्याख्या में देखते हैं, यशपाल का समय 1903 से 1981, हजारी प्रसाद द्विवेदी का समय 1907 से 1971, अज्ञे 1911 से 1987 ईस्वी और रांगे राघव 1923 से 1963 ईस्वी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, और ए में आ जाएंगे यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञे और रांगे राघव। अब आते हैं अगले सवाल पर। पेरिप्सस के आधार पर काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का प्रवर्तन किसने किया। हम जानते हैं कि काव्यशास्त्र में उदात्तता की बात और उसको थ्योरी के रूप में प्रस्तुत करने वाले हैं, काव्यशास्त्री हैं लजाइनस। देखते हैं कि उत्तर क्या है। 10वां का बी, लजाइनस। हम जानते हैं कि लजाइनस ने पेरिप्सस जो 1554 ईस्वी की रचना है के आधार पर काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का प्रवर्तन किया है। पेरिप्सस मूलतः भाषण शास्त्र, रेहेटोरिक का ग्रंथ है। लजाइनस ने कहा है कि उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। लजाइनस ने उदात्त को परिभाषित करते हुए लिखा कि उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। इस लजाइनस ने उदात्त के 5 स्रोत माने। पहला, महान विचारों की उद्भावना की क्षमता। दूसरा, प्रबल एवं अंतः प्रेरित भाव। तीसरा, अलंकारों, जिसमें विचार अलंकार और शब्द अलंकार माने हैं, का समुचित प्रयोग। चौथा, भव्य पद योजना, गरिमापूर्ण पद योजना। इसमें शब्द चयन, बिंब विधान और शैलीगत परिष्कार अंतर्भूत है। और 5वां है रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव। लजाइनस ने इन 5 तत्वों को उदात्तता का प्रतीक माना और अपने सिद्धांत दिए। अगला प्रश्न है, एक विचार है कि श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। यह विचार किस पाश्चात्य चिंतक का है। हम जानते हैं कि प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन की बात करते हैं वर्ड्सवर्थ। आइए देखते हैं उत्तर क्या है। 11 का उत्तर है डी, डी उत्तर अर्थात वर्ड्सवर्थ बिल्कुल सही जवाब है। श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता का गहन चिंतन होना चाहिए। यह कथन वर्ड्सवर्थ का है। वर्ड्सवर्थ कहते हैं, कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों के अर्थ में भिन्न है कि उसका तात्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं, और रचना के अन्य सभी प्रकारों से उसका अंतर यह है कि संपूर्ण से वही आनंद प्राप्त होना चाहिए जो उसके प्रत्येक अवयव से प्राप्त होने वाली स्पष्ट संतुष्टि के अनुरूप हो। इस आधार पर यह जो प्रश्न था वह वर्ड्सवर्थ के अपने विचार थे कविता से संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं। एक ग्रंथ है नया साहित्य नए प्रश्न। पूछा गया है कि यह रचना किसकी है। तो इसमें 4 विकल्प हैं, डॉक्टर नगेंद्र, शांति प्रिय द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हम देखते हैं कि इस प्रश्न अर्थात नया साहित्य नए प्रश्न ग्रंथ के लेखक का नाम है उत्तर सी अर्थात नंद दुलारे वाजपेयी। अब इसके व्याख्या में देखते हैं।
कि नंदलाल वाजपेयी ने इस रचना को रचा। इनके अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी में, कई बार पूछा गया है। जयशंकर प्रसाद 1940 ईस्वी में, जयशंकर प्रसाद इनकी रचना का नाम है। प्रेमचंद इनकी रचना का नाम है। आधुनिक साहित्य भी इनकी रचना का नाम है। महाकवि सूरदास, नया साहित्य नए प्रश्न, महाकवि निराला, नई कविता, कवि सुमित्रानंद पंत, रस सिद्धांत, साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, और रीति और शैली, ये सभी रचनाएं पूछी जाती हैं और ये रचनाएं अपने कालक्रम में पूछी जाती हैं, इसलिए इनके आगे इनका समय भी दिया गया है। तो आप सब लोग इन रचनाओं को रचना क्रम के अनुसार इसको याद रखें, क्योंकि नंदलाल वाजपेयी की अनेक रचनाएं क्रम के साथ भी पूछी जाती हैं और अलग अलग भी पूछ ली जाती हैं। अगला सवाल देखते हैं कि अनघ नाटक किस कवि ने लिखा है। विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, राम कुमार वर्मा। हम जानते हैं कि अनघ एक बहुत ही चर्चित नाटक है और यह अनघ नाटक का सही उत्तर है बी, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त अनघ नाटक 1935 ईस्वी में लिखते हैं और यह अनघ गीत नाट्य है जो कई बार पूछा गया है कि इसकी विधा क्या है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त, अर्थात अनघ नाटक मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचा गया है। अगला प्रश्न है विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं। विद्यार्थियों, इन दिनों किसी भी विधा की रचना हो जिसमें पात्र निहित हों तो उन पात्रों के नाम भी पूछे जाते हैं, कहानी का विषय भी पूछा जाता है, किस गांव पर केंद्रित है या किस शहर का उल्लेख है, शहर का नाम या गांव का नाम भी पूछा जाता है, कहानी का प्रतिपाद्य भी पूछा जाता है। इस तरीके से प्रश्नों का, इस तरह के प्रश्न जब भी आएँ तो उनको बहुत ही समझदारी पूर्वक और पढ़ करके ही उत्तर दें तो ज़्यादा ठीक होगा। जैसे इस प्रश्न में पूछा गया है विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं, तो आपने उपन्यास पढ़ा ही होगा। उत्तर है मैला आंचल। विश्वनाथ प्रसाद मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं जो इस उपन्यास में तहसीलदार हैं। फणीश्वरनाथ रेणु रचित यह मैला आंचल 1955 ईस्वी की रचना है। यह आंचलिक उपन्यास है क्योंकि एक अंचल विशेष को केंद्र में रख करके यह उपन्यास रचा गया है। इस उपन्यास में पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है और रेणु के अन्य उपन्यास परती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस और कितने चौराहे इत्यादि विशेष उल्लेखनीय हैं। अगला सवाल, भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है। अत्यंत चर्चित प्रश्न है, पूछा भी जा सकता है कि भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है। विकल्प है विशस्य विषमौषधम, नीलदेवी, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। तो इसका सही उत्तर है भारत दुर्दशा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक भारत दुर्दशा जो 1880 ईस्वी में रचा गया था को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है। इस नाटक में भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज्य की निंदा की गई है। अगला सवाल देखते हैं, बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है। विकल्प है आमा, दूसरा विकल्प समरांगण, तीसरा है अनित्य और चौथा है अंतर्वशी। तो बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास का सही उत्तर है ए, अर्थात आमा। इसकी व्याख्या देखते हैं। आमा चित्रा मुदगल की रचना है जो 1999 ईस्वी में आई थी, जो बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित है। समरांगण मेहरुन्निसा परवेज की रचना है जो 2002 ईस्वी में आई थी, जिसमें नारी जीवन की विवशता का चित्रण किया गया है। मृदुला गर्ग का उपन्यास अनित्य है जो स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद का जीवन का चित्रण है। और अंतर्वशी उषा प्रेमदा की रचना है जो 2000 ईस्वी में आई थी, अमेरिका के प्रवासी भारतीयों का चित्रण है। अगला सवाल देखते हैं, ललित ललाम किसका ग्रंथ है। विकल्प में है जसवंत सिंह, भूषण, पद्माकर और मतीराम। तो ललित ललाम का सही उत्तर है मतीराम। यह ललित ललाम अलंकार निरूपक ग्रंथ है जिसके रचनाकार मतीराम हैं
प्रबोध चंद्रोदय जसवंत सिंह का है। शिवराज भूषण भूषण का रचित ग्रंथ है। पद्माभरण पद्माकर द्वारा रचित ग्रंथ है। इस प्रकार तमाम ऐसी रचनाएं हैं जो भक्तिकाल की हैं अथवा रीतिकाल की, जो चर्चित हैं और उनसे भी प्रश्न किए जाते हैं। इन प्रश्नों को जाने बिना हम सही उत्तर नहीं दे पाएंगे, इनका जानना ज़रूरी है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हनुमत चरित के रचयिता हैं? उत्तर विकल्प के तौर पर नंबर 1 नाभादास, दूसरा विकल्प तुलसीदास, तीसरा विकल्प अग्रदास और चौथा विकल्प रायमल पांडे। आप पढ़े होंगे हनुमत चरित, इस नाम से और भी रचनाएं पाई जाती हैं, लेकिन विकल्प में एक ही विकल्प सही है और वह विकल्प है रायमल पांडे। रायमल पांडे की रचना हनुमत चरित है। नाभादास जानते ही आप लोग, रास पंचाध्यायी सिद्धांत, तुलसीदास की कवितावली और अन्य ग्रंथ हैं, अग्रदास की ध्यान मंजरी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि हनुमत चरित के रचनाकार हैं रायमल पांडे। अगला सवाल देखते हैं, द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? हमने अपनी कक्षाओं में भक्तिकालीन कविताओं पर जिन दर्शनों का प्रभाव पड़ा है, विशेषतः वैष्णववादी दर्शन, उनमें द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद की बात मैंने की और शैव दर्शन पर आधारित अद्वैतवाद की बात की थी। लेकिन प्रश्न है कि द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? विकल्प है मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद। तो सही उत्तर है इसका मध्वाचार्य। व्याख्या में देखेंगे कि द्वैतवाद दर्शन के प्रणेता मध्वाचार्य हैं, जिसका ब्रह्म संप्रदाय है। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रणेता रामानुजाचार्य हैं, जिसका संप्रदाय स्त्री संप्रदाय है। शुद्धाद्वैतवाद के प्रणेता वल्लभाचार्य हैं, जिससे रुद्र संप्रदाय संबंधित है। द्वैताद्वैतवाद के प्रणेता निम्बार्काचार्य हैं, जिसका प्रसिद्ध संप्रदाय सनकादि संप्रदाय है। और शुद्धाद्वैतवाद के प्रणेता विष्णु स्वामी हैं, जिससे संबंधित संप्रदाय रुद्र संप्रदाय है। शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक विष्णु स्वामी तो हैं, लेकिन विकल्प में अगर वल्लभाचार्य देता है तो इन दिनों आयोग के द्वारा वल्लभाचार्य को ही माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक में भी वल्लभाचार्य उत्तर दिया है। तो आप लोग शुद्धाद्वैतवाद के प्रणेता के तौर पर वल्लभाचार्य का नाम ही लगाएंगे। विष्णु स्वामी इसके संस्थापक प्रणेता हैं, लेकिन शुद्धाद्वैतवाद के विचारों को आगे बढ़ाने में वल्लभाचार्य की भूमिका अतुलनीय है, अप्रतिम है। इस कारण से शुद्धाद्वैतवाद का प्रणेता आयोग ने डॉक्टर नगेंद्र की किताब को प्रमाणिक मानते हुए वल्लभाचार्य को स्वीकार किया है। तो आप लोग भी शुद्धाद्वैतवाद के प्रणेता वल्लभाचार्य को लगाएंगे। अगर संस्थापक प्रणेता की बात की जाएगी तब विष्णु स्वामी का नाम आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? हम जानते हैं कि सिद्धों के अंतर्गत, सिद्ध संप्रदाय के अंतर्गत पंचमकार की भावना का प्रचार प्रसार हुआ। उस पंचमकार में मुद्रा का भी योगदान है। अब सवाल है कि महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? तो हम जानते हैं कि महामुद्रा सिद्ध संप्रदाय के अंतर्गत एक विशेष तांत्रिक मुद्रा है। विकल्प देखते हैं कि सिद्धि हेतु आसन का एक रूप, सिद्धि हेतु जाने वाली एक क्रिया, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री से विरक्ति। सिद्ध संप्रदाय में स्त्री की महत्ता को स्वीकार किया गया है, खासकर भोग परक। तो उत्तर डी तो बिल्कुल नहीं होगा। देखते हैं व्याख्या में कि उत्तर क्या है और व्याख्या में क्या है। तो सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। हिंदी के सिद्धों का बहुत संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से रही है, जिसमें महामुद्रा को व्याख्यायित करते हुए कहा गया है कि तांत्रिक उपासना में वह साधना सिद्ध योगिनी जिसे साधक अपनी सहचरी बनाकर साधना करता है, तब उस साधना पद्धति को महामुद्रा कहा जाता है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि, या यूँ कह लें कि हिंदी के प्रथम कवि सरहपा ने अपने ग्रंथ दुहाकोश में सिद्धि हेतु 4 मुद्राओं का वर्णन किया है: कर्म मुद्रा, धर्म मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, महामुद्रा। इस महामुद्रा का ही अर्थ है सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। इस प्रकार से इस प्रश्न का
सही उत्तर होगा, अर्थात सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय होगा इस सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। अगला सवाल देखते हैं, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? लेख के रचनाकार कौन है? यह लेख है कि क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं। इस लेख के रचनाकार विकल्प दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो एक प्रबुद्ध निबंधकार भी रहे हैं, और उन्होंने ही यह लेख लिखा, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं। और इस लेख के बाद इन्होंने हिंदी के उत्थान हेतु अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। अगला सवाल देखते हैं, एकांत संगीत किसकी रचना है? विकल्प में है श्रीधर पाठक, हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्लांचल और महादेव वर्मा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एकांत संगीत जो बहुत ही चर्चित रचना है और कई बार पूछी गई है, इसका सही उत्तर है हरिवंश राय बच्चन, जो 1939 में प्रकाशित हुई थी। हरिवंश राय बच्चन जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, इन्हें हालावाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है और हिंदी का बायरन भी कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेजी साहित्य में बायरन एक ऐसा कवि रहा है जिसने हाला पर कविताएं रची हैं, जिसने स्वच्छंदतावाद पर रचनाएं की हैं, प्रेम को स्वच्छंदता के साथ देखते हुए जिस आध्यात्मिकता की बात की, लगभग उसी तर्ज पर हमारे हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन ने भी कविताएं की। इस कारण से इन्हें बायरन के समान समझा जाता है और हरिवंश राय बच्चन को हिंदी का बायरन भी कहा जाता है। अगला सवाल, एक काव्य पंक्ति है और पूछा गया है कि यह किसकी है। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मौन के इस रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति अज्ञे ने अपनी किस काव्यकृति में की है। उत्तर विकल्प है इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, दूसरा विकल्प है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, तीसरा विकल्प है आंगन के पार द्वार, चौथा विकल्प है हरी घास पर क्षण भर। प्रश्न है कि मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। इस काव्य पंक्ति में मौन के इस रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति अज्ञे ने अपनी किस काव्यकृति में की है। तो इसका सही उत्तर है मौन की इस रचनात्मक अभिव्यक्ति अज्ञे ने अपनी काव्यकृति इंद्रधनुष रौदे हुए से लिया है। अज्ञे जी की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1969 में, अज्ञे के आंगन के पार द्वार 1961 में, तथा हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी में। और यही अज्ञे हैं जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। अगला सवाल देखते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज के किस शिक्षक के माध्यम से हिंदी भाषा को पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज के किस शिक्षक के माध्यम से हिंदी भाषा को पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ। अब हिंदी के उत्थान की बात फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल गिलक्राइस्ट ने शुरू किया था। उत्तर देखते हैं क्या है। उत्तर विकल्प है लॉर्ड मैकाले, दूसरा विकल्प है जॉर्ज ग्रियर्सन, तीसरा विकल्प है फादर कामिल बुल्के, चौथा विकल्प है गिलक्राइस्ट। उत्तर में देखते हैं तो उत्तर है आपका गिलक्राइस्ट। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में जॉन गिलक्राइस्ट ने किया था, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। और गिलक्राइस्ट के माध्यम से हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ। इनके द्वारा 2 हिंदी भाषी शिक्षक लल्लूलाल तथा सदल मिश्र को नियुक्त भी किया गया और यह विद्यालय कलकत्ता में स्थापित किया गया था। उस समय तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली थे और इसी कॉलेज के माध्यम से हिंदी के उत्थान, हिंदी के अनुवाद, हिंदी भाषा विभाग इत्यादि की संकल्पना आई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। उत्तर विकल्प है छांदोग्योपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद। कई बार पूछा गया सवाल है, ये आने वाले दिनों में भी पूछा जाएगा। इसका सही उत्तर है कठोपनिषद। हाँ विद्यार्थियों, आत्मजयी की कथा वस्तु कठोपनिषद पर आधारित है। इसके रचयिता कुंवर नारायण हैं। इसमें नचिकेता प्रसंग का वर्णन है। चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों
इनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। आत्मजयी व वाजश्रवा के बहाने इनके द्वारा रचा गया खंड काव्य है। इस प्रकार हम लोगों ने 25 प्रश्नों द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के विषय को समझा है। यूजीसी नेट की परीक्षा में, पीजीटी की परीक्षा में और तमाम हिंदी की प्रतियोगी परीक्षा में इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं जिनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और आने वाली श्रृंखलाओं में ऐसे ही प्रश्नों के साथ हम आपकी प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आप अपनी परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो विद्यार्थियों, आज के प्रश्न की श्रृंखला कैसी लगी आपको? उम्मीद है कि आपके प्रश्नोत्तरी ज्ञानवर्धन में ये काफ़ी सहयोग किया होगा और आगे चलकर हम लोग और भी प्रश्नों को जोड़ेंगे, संभावित प्रश्नों को जोड़ेंगे, जिससे आपकी तैयारी को एक मजबूत आधार मिल सके। तो आप अपने सुझाव, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें ताकि हम अपनी इस श्रृंखला को और अधिक सशक्त और मजबूत बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।